गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस करंट अफेयर की इस लेक्चर का। सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपके लिए आपकी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दीस आर द टॉपिक्स। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन स्कीम, जो कि एक नई स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वहां पे शुरू हुई है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ बातें हैं। Then after the second topic that is about carriage of goods by sea bill 2025, जो कि लगभग 100 साल के बाद वहां पे कुछ अमेंडमेंट हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ बातें हैं। वनतारा के ऊपर कुछ बातें हैं जो भी रिसेंट टाइम्स में वहां पे थोड़ा सा न्यूज में है। हेपेटाइटिस डी वायरस को कार्सिनोजेनिक वहां पे डिक्लेयर किया गया है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ बातें करेंगे। दैट इज योर बायोलॉजी वाला पोर्शन। एंड द लास्ट दैट इज आईआर वाला एक जोन है जहां पे आईएनएफ ट्रीटी के ऊपर से रशिया ने रिसेंटली वहां पे विड्रॉ करने की बातें की है, जो कि एक आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है। तो वन बाय वन पहले तो देखते हैं कि ये सब है क्या। चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज अबाउट साइट स्कीम, दैट इज स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन स्कीम। साइट स्कीम। और लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये वाली जो पीडीएफ है वो आपको दोनों लैंग्वेज में हमारी टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी। And the name of the channel is mentioned in the description box. You can go there, you can join the channel and you can download the PDF. It is available both in Gujarati as well as English medium. So all those aspirants who are doing their preparation in Gujarati medium as well, you can also download the same, right? चलिए शुरुआत करते हैं। And what is in the context? Context में है क्या? तो देखिए, इंडिया हैज रिसेंटली अचीव्ड अ रिकॉर्ड लो प्राइस ऑफ 55.75 रुपीज पर केजी ओनली for green ammonia in the first SECI auction under the strategic interventions for green hydrogen transition scheme। इस स्कीम के अंतर्गत हमने फाइनली वाला एक अचीवमेंट वहां पे हासिल किया है, जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन की जो प्राइस है वो हमने 55.75 रुपीज ओनली पर केजी, तो उसको हमने वहां पे अचीव किया है। और ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वहां पे एक बहुत ही बड़ा सा स्टेप हमने यहाँ पे लिया हुआ है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर एक नया अचीवमेंट यहाँ पे हुआ है हासिल, जो हमको बता रहा है कि देखिए कॉस्टिंग किस तरीके से कम की जाती है, बट ऑब्वियसली आपकी या तो प्रोडक्शन टेक्निक्स जो है वो वहां पे बेटर होनी चाहिए या फिर ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए, राइट। सो बाय द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी you can definitely reduce the price or you can also increase the supply of a particular thing to remove the price, or else we can say to reduce the price। अगर आप किसी चीज का सप्लाई बढ़ा रहे हो या फिर उसके अंदर कुछ नई टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं, तब जाके आप उसकी वैल्यू जो है उसको यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मतलब वही हुआ है। और ये सारी की सारी चीज कौन सी स्कीम के तहत वहां पे पॉसिबल हुई है, तो स्कीम का नाम है साइट स्कीम। पहले ध्यान रखना एग्जाम के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से साइट स्कीम किसके रिगार्डिंग बात करती है। सो इट इज ऑलवेज फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। साइट स्कीम इज देयर फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, राइट। तो देखा जाए तो एग्जैक्टली यहाँ पे है क्या, फ्लैगशिप फाइनेंशियल कंपोनेंट अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसका एम क्या है कि भैया इंडिया का जो ट्रांजिशन है ग्रीन हाइड्रोजन उसको वहां पे और कैटलाइज वहां पे करना। मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री आपकी जुड़ी हुई है, सो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एक तो ये वाली मिनिस्ट्री है, एंड द सेकेंड वन दैट इज अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मेन इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो देखिए ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन और यूजेज जो है वो हमें थोड़ा सा बढ़ाना है, और उसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन को और कॉस्ट कंपेटिटिव बनाना है, और साथ में फॉसिल्स का वहां पे अल्टरनेटिव उसको वहां पे रेडी करना है। एंड वी हैव टू क्रिएट द डिमांड्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन द डोमेस्टिक सेक्टर। तो ये सारी की सारी चीज जो है वो है उसके ऑब्जेक्टिव, और किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो जो लोएस्ट इंसेंटिव सीकर है उसको वहां पे कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स वगैरह अवार्ड किए जाएंगे। एग्रीगेट डिमांड फॉर ग्रीन एमोनिया दैट इज फिक्स इंसेंटिव वहां पे दिए जाएंगे। एग्रीगेट डिमांड फॉर ग्रीन हाइड्रोजन उसके लिए भी कुछ फिक्स इंसेंटिव्स वहां पे दिए जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो ये वाली जो स्कीम है हमारी साइड स्कीम कितने रुपए की है, सो 17,490 करोड़ रुपीज हैज बीन अलॉटेड
under the total fund of the mission, that is 19,744 crore. और उसका मेन फोकस क्या है कि भैया एक तो हमको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने हैं और साथ में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ सपोर्ट वगैरह वहां पे प्रोवाइड करना है। इंसेंटिव रेट्स क्या रहेंगे? तो इन द फर्स्ट ईयर, दैट इज 1 ईयर, दैट इज 50 रुपीज पर केजी, ईयर 2 40 रुपीज पर केजी, ईयर 3 30 रुपीज पर केजी टू अडॉप्ट अर्ली अडॉप्टेशन एंड ग्रेजुअल मार्केट शिफ्ट। तो वहां पे इस तरीके से आपके रहेंगे इंसेंटिव्स। और इसके बिडिंग प्रोसेस क्या है? तो सेकी, दैट इज SECI एंड ऑयल PSUs, वो वहां पे कॉम्पिटिटिव रिवर्स ऑक्शन वहां पे चलाएंगे टू सिलेक्ट द लोएस्ट बिडर्स एंड एग्रीगेट डिमांड। जो सबसे कम प्राइसेस में वहां पे इन सारी चीजों को प्रोवाइड करेगा उसको वहां पे सिलेक्ट किया जाएगा। So there is a standard compliance. We can say that only hydrogen meeting notified green hydrogen standards is eligible for incentives. और मॉनिटरिंग कौन करेगा? तो जिसने इसकी शुरुआत की है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एज वेल एज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो वो दोनों मिलके इसके ऊपर वहां पे ध्यान रखेंगे। और अगर हम ग्रीन एमोनिया की बात करें तो व्हाट इज ग्रीन एमोनिया? एक ऐसा एमोनिया जिसका प्रोडक्शन होता है फ्रॉम ग्रीन हाइड्रोजन, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग रिन्यूएबल पावर। और बोल सकते हैं कि एक बहुत ही बढ़िया सा डेरिवेटिव है जिसका यूज कहां पे होता है? तो बोले फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, शिपिंग फ्यूल, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और विनिंग प्राइस अभी जो रिसेंटली वहां पे कंटेक्स्ट में है वो क्या है? दैट इज 55.75 रुपीज पर केजी। और उसका कौन है? मतलब बेसिकली उसका ऑफ टेकर, दैट इज पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। और कहां पे है पारादीप? तो वी ऑल नो पारादीप, दैट इज इन ओडिशा। क्वांटिटी क्या रहेगी? दैट इज 75,000 MTPA आउट ऑफ 7.24 lakhs ऑफ टोटल टेंडर। दैट इज ऑल अबाउट दिस साइड स्कीम। और लास्ट में आता है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो वर्ड ऑब्वियसली हमारा जो फर्टिलाइजर ट्रांजिशन है और हमारा जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है उसको वहां पे और बूस्ट करेगा। लॉन्ग टर्म प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ने वाले हैं और कॉम्पिटिटिव ग्रीन एमोनिया एक्सपोर्टर के तौर पे इंडिया को वहां पे और ज्यादा प्रमोट करेगा। इंडिया को एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन में वहां पे लाके रखेगा इन द होल वर्ल्ड। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस मिशन, दैट इज ऑल अबाउट साइट स्कीम व्हिच इज रिसेंटली डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बी। लेकिन उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर, दोनों ब्रांचेस के ऊपर, अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर, दोनों ब्रांचेस के ऊपर यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2, यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2 की दोनों मीडियम में, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और उसके साथ हमारी वर्नाक्यूलर दैट इज गुजराती मीडियम, सारे मीडियम में नई बैचेस की हो चुकी है शुरुआत और कुछ बैचेस इन द नेक्स्ट वीक वहां पे होने वाली है शुरू। तो राइट, तो अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों जगह पे फॉर योर सिविल सर्विस प्रिपरेशन हमने कुछ नई बैचेस की जस्ट यहां पे की है लॉन्च फ्रॉम द 15th ऑफ अगस्त, दैट इज इंडिपेंडेंस डे। एंड कुछ बैचेस जो है वो नेक्स्ट वीक से भी शुरू होने वाली है। तो अभी तक अगर आपने यहाँ पे एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो आज ही यहाँ पे एनरोलमेंट करवाया। यू विल गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप। यस, you will get up to 50% scholarship as well as 3 days free demo sessions। तो पहले वहां पे डेमो लेक्चर्स को वहां पे अटेंड करें, उसके बाद देखें कि किस लेवल की प्रिपरेशन यहाँ पे हो रही है एंड देन आफ्टर यू कैन जॉइन अस, राइट। सो इट इज ऑलवेज लाइक पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, राइट। सो फॉर दैट यू कैन गेट 3 डेमो सेशन कंप्लीटली फ्री। एंड अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो इस नंबर के ऊपर अभी यहां पे आप कांटेक्ट करें, या फिर यू कैन ऑल्सो फिल अप द फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो हमारे जो स्टाफ मेंबर है वो सामने से आपको कांटेक्ट करेंगे। सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग जो कि इंडिया की बेस्ट टॉप मोस्ट पोजीशंस होती है उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, राइट, सो उस सारे के सारे कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आप ये वाले नंबर के ऊपर आप फोन वगैरह वहां पे कर सकते हैं, राइट। सो आज ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए और आज ही गवर्नमेंट जॉब पाने का अपना जो सपना है उसको यहाँ पे साकार कीजिए। ध्यान रखना यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2 और सारे मीडियम में वहां पे अवेलेबल है, दैट इज इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, राइट। अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर ब्रांच। चलिए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ बातें।
तो एक नया यहाँ पे बिल जो है उसको लाया गया है। द पार्लियामेंट हैज पास्ड द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल, मतलब कि जो गुड्स को ओशन के द्वारा लिए मतलब ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं उसके रिगार्डिंग बातें। रिप्लेसिंग द आउटडेटेड कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 1925, 100 साल पुराना जो कानून था 1925 वाला, उसको यहाँ पे रिप्लेस करके 2025 में एक नया कानून लाया गया है, दैट इज नोन एज कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025। एक नया लेजिस्लेशन यहाँ पे पास हुआ है जो हमारे मैरीटाइम ट्रेड के लॉस को थोड़ा सा और वहां पे मॉडर्न बनाएगा, और जो 100 साल पुराना जो कॉलोनियल एरा वाला ब्रिटिश एरा वाला जो कानून था 1925 वाला, उसको यहाँ पे रिप्लेस किया जाएगा। और मेन यहाँ पे इनका टारगेट कुछ ऐसा है कि हमारे जो शिपिंग के लॉज है उसको हमें ग्लोबल प्रैक्टिसेस के साथ वहां पे अलाइन करना है। सो इट विल डेफिनेटली अलाइन अवर लॉज टू द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस सच एज हेग विस्बी रूल्स। तो जो हेग विस्बी रूल्स है उसके साथ इंडिया के भी कानून को वहां पे अलाइन करने के लिए हम ऐसे नए कानून यहाँ पे लेके आए हैं जो इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और प्रमोट वहां पे करेगा, और मैरीटाइम ट्रेड हब के ऊपर हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको यहाँ पे थोड़ा सा और वहां पे बूस्टअप लगाएगा। इट विल ऑल्सो एम्पावर इंडिया टू शिफ्ट स्विफ्टली एडॉप्ट द फ्यूचर इंटरनेशनल मैरीटाइम कन्वेंशंस। फ्यूचर के जितने भी मैरीटाइम कन्वेंशंस है उनको एडॉप्ट करने के लिए हमारी जो कैपेबिलिटीज है उसको यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। तो उसके एक्जेक्टली उसके फीचर्स क्या है, पहले तो हमने बात की कि 1925 वाला जो कानून है उसको यहाँ पे रिपील किया गया है, और पूरी दुनिया के अंदर जो रूल्स चलते हैं जिसका नाम है हेग विस्बी रूल्स, तो इनको भी यहाँ पे एडॉप्ट किया गया है। सो इट हैज अलाइंड इंडियन लॉज विद द इंटरनेशनल मैरीटाइम स्टैंडर्ड्स फॉर बिल्स ऑफ लेडिंग एंड कार्गो लायबिलिटी। साथ में जो कैरियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको यहाँ पे और कोडिफाई वहां पे किया गया है, कुछ क्लियर रूल्स वहां पे बनाए गए हैं रिगार्डिंग द कैरियर लायबिलिटीज, राइट्स एंड इम्यूनिटीज। प्लस गवर्नमेंट को भी वहां पे और एम्पावर किया गया है, दैट इज इट ग्रांट्स द सेंटर पावर्स टू क्विकली अडॉप्ट द एमर्जिंग इंटरनेशनल कन्वेंशंस। जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं मैरीटाइम वाले उसको अडॉप्ट करने के लिए गवर्नमेंट की जो एडॉप्टेबिलिटी है उसको यहाँ पे बढ़ाने की बात है। डेफिनेटली उसकी मदद से इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो वहां पे और प्रमोट होगा, और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट भी इसके ऊपर रहेगी। इट विल डेफिनेटली एंश्योर द एग्जीक्यूटिव डिसीजंस रिलेटेड टू इंटरनेशनल अडॉप्शंस आर अकाउंटेबल थ्रू द लेजिस्लेटिव रिव्यू। इंटरनेशनल एडॉप्शन के रिगार्डिंग जो भी एग्जीक्यूटिव के डिसीजन रहेंगे वो वहां पे लेजिस्लेशन के द्वारा रिव्यू किए जाएंगे। सो वी कैन से कि पार्लियामेंट जो है वो उसके ऊपर ओवरसाइट करता रहेगा, राइट। एंड फ्यूचर रेडी लीगल फ्रेमवर्क जो यहाँ पे प्रोवाइड होने वाला है, तो वो भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये है कि विस्बी रूल्स वहां पे है क्या। पहले तो ये पता होना चाहिए कि किसके लिए है। सो दे आर द इंटरनेशनल रूल्स दैट इज गवर्निंग द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी फ्रेम्ड अंडर 1924 हेग रूल्स, और उसके बाद उसको विस्बी प्रोटोकॉल 1968 के अंदर वहां पे अपडेट किया गया, और फॉर्मली इसका टाइटल क्या था, दैट इज इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ सर्टेन रूल्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू बिल्स ऑफ लेडिंग। That was the original title. That's it. That is all about this new bill. उसके जो exactly provisions क्या रहेंगे, उसके features क्या है, वो धीरे धीरे वहां पे डिक्लेयर किए जाएंगे बाय पार्लियामेंट और प्लस एग्जीक्यूटिव्स। पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है, अब एग्जीक्यूटिव उसके ऊपर और वहां पे काम करेंगे इसको और बेटर बनाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक, अभी रिसेंटली कुछ वंतारा के ऊपर बहुत सी चीजें यहाँ पे सामने आई थी, तो उसके रिगार्डिंग कुछ करनी है बातें। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि भैया ये वंतारा है क्या, और अभी रिसेंटली ये न्यूज में क्यों आपको वहां पे दिखा है। तो देखिए, अगर हम वंतारा की अगर हम बात करें तो रिसेंटली हमें पता है कि कोल्हापुर से एक एलिफेंट जो है उसको वहां पे रीलोकेट किया गया है फ्रॉम कोल्हापुर टू जामनगर। कोल्हापुर से जामनगर रीलोकेट उसको किया गया है जिसका नाम है माधुरी, दैट इज महादेवी। और जब उस एलिफेंट को वहां पे ट्रांसफर किया गया या फिर रीलोकेट किया गया तो बहुत ही ज्यादा पब्लिक आउटरीच वहां पे हमको मिला है, बहुत बड़ी बड़ी रैलीज वहां पे मिली है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द महाराष्ट्र सीएम हैज हेल्ड अ मीटिंग विद द वंतारा टीम। उसके ऊपर महाराष्ट्र सीएम ने वंतारा की टीम के साथ वहां पे मीटिंग को की है अरेंज, एंड दैट्स व्हाई इट इज इन द कंटेक्स्ट। एंड व्हाट इज एग्जैक्टली वंतारा जू, वंतारा है क्या है, वंतारा का मीनिंग होता है वन और तारा, तारा का मतलब होता है स्टार,
और वन का मतलब होता है फॉरेस्ट। सो उसका मतलब होता है इट इज द स्टार ऑफ द फॉरेस्ट। इट्स अ प्राइवेट नॉन कॉमर्शियल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। ये वाइल्ड लाइफ का रेस्क्यू सेंटर है और उसका रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जिसको रिलायंस फाउंडेशन ने वहां पे डेवलप किया है। इट इज लेड बाय अनंत अंबानी, राइट, अ फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव अंडर द रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है तो बोले जामनगर के अंदर, वहां पे जो रिलायंस की टाउनशिप है गुजरात के अंदर, तो वहीं पे ये वाली चीज स्प्रेडेड है। और कितने 100 एकर्स में है, इट इज स्प्रेडेड ओवर 3500 एकर्स इन मोटी खावड़ी विलेज ऑफ जामनगर डिस्ट्रिक्ट। It was inaugurated in the March 2025 and the mission is to provide care, conservation and rehabilitation for injured, abandoned and rescued animals। जितने भी injured, abandoned मतलब ठुकराए हुए और जो rescued animals है उसको वहां पे वापस rehabilitate करने की यहाँ पे बात। उसके मेन फीचर्स क्या है, द ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर यहाँ पे है, जो कि 650 एकर्स के आसपास वहां पे स्प्रेडेड है। There is also a specialized elephant center which is equipped with hydrotherapy pools, imaging systems and recovery zones। वहां पे एक इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलता है फॉर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्वारंटाइन जोन्स एंड सीसीटीवी मॉनिटर एनक्लोजर्स फॉर द स्पीसीज स्पेसिफिक केयर। देयर इज नो पब्लिक एक्सेस। ध्यान रखना, इट इज नॉट अ जू, इट इज नॉट अ सफारी पार्क। इसका मेन मोटिव क्या है, इट इज डिजाइन फॉर रेस्क्यू एंड नॉट फॉर रिक्रिएशन, राइट। सो ये एजुकेशनल टूर्स यहाँ पे हो सकती है, अदरवाइज यहाँ पे जू या सफारी नहीं हो सकता, और वो भी अगर होगी तो फ्यूचर में वगैरह में होगी। कितनी स्पीसीज है तो इट इज द हाउस फॉर 1.5 लाख प्लस एनिमल्स ऑफ अक्रॉस 2000 स्पीसीज। तो इतनी ज्यादा स्पीसीज, इतने ज्यादा एनिमल्स आपको यहाँ पे मिलता है वनतारा के अंदर। और अगर हम कंजर्वेशन की सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडिया में इस तरीके इसका सबसे पहला वाला कंजर्वेशन ये वाला है, और बोल सकता है इट इज अ कॉर्पोरेट एनिमल वेलफेयर मोड। जबकि देखा जाए तो अभी तक इंडिया में कोई कॉर्पोरेट इस तरीके से काम में वहां पे आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे कर दी है शुरुआत। लेकिन रिसेंटली वो माधुरी की वजह से, दैट इज द एलिफेंट, और उसको यहाँ पे जो रीलोकेट किया गया उसकी वजह से बहुत से कुछ प्रोटेस्ट वगैरह वहां पे हुए, एंड दैट्स व्हाई इट इज देयर इन द न्यूज। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ बायोलॉजी की रिगार्डिंग कुछ बातें हैं, जहां पे डब्ल्यूटीओ ने हेपेटाइटिस डी को कार्सिनोजेनिक वहां पे डिक्लेयर किया है, जिससे कैंसर वगैरह हो सकता है। द WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड IARC, दैट इज इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, इन दोनों ने मिलके हेपेटाइटिस डी वायरस को वहां पे कार्सिनोजेनिक डिक्लेयर किया है, और उसको ग्रुप 1 के अंदर वहां पे रखा गया है, विच इज नोन फॉर द कॉजेस ऑफ लीवर कैंसर alongside हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। उसके साथ अब हेपेटाइटिस डी को भी यहां पे रखा गया है। पहले तो देखा जाए तो एक्चुअली हेपेटाइटिस डी वायरस है क्या। इट इज अ ब्लड बोर्न वायरल इन्फेक्शन which requires the presence of hepatitis B virus to replicate। अंदर ऑलरेडी वहां पे हेपेटाइटिस बी होना चाहिए, दैट इज HBV, और तभी जाके वो रेप्लिकेट करता है HDV को, राइट। सो HDV कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड अकर्स एज को-इन्फेक्शन और सुपर इन्फेक्शन। इंडिपेंडेंटली हेपेटाइटिस डी वाला वायरस जो है वो वहां पे पॉसिबल है नहीं, या तो वो किसी दूसरे वायरस के साथ कोई इन्फेक्शन में रहेगा, दैट इज साइमल्टेनियस विद हेपेटाइटिस बी वायरस, और एक सुपर इन्फेक्शन है दैट इज आफ्टर एग्जिस्टिंग हेपेटाइटिस बी वायरस। अगर ऑलरेडी बी वायरस था तो वहां से रेप्लिकेट होके या तो आ सकता है, या फिर उसी के साथ कोई इन्फेक्शन के थ्रू वहां पे हो सकता है। और किसने इसको कार्सिनोजेनिक वहां पे डिक्लेयर किया है, तो दोनों एजेंसी, दैट इज WHO एज वेल एज IARC, तो दोनों ने इसको वहां पे कार्सिनोजेनिक वहां पे डिक्लेयर किया है। उसके मेन फीचर्स क्या है तो देखा जाए तो लगभग 1.2 करोड़ लोग, दैट इज 5%, ये सारे के सारे जो है उनको क्रॉनिक HBV कैरीज वहां पे कैरियर्स वहां पे है। लगभग 1.25 करोड़ के आसपास के लोग आज हेपेटाइटिस बी वायरस को वहां पे कैरी कर रहे हैं। और देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट इनका प्रेवलेंस कहां पे है, दैट इज एशिया, अफ्रीका एंड अमेजोन बेसिस।
It also affects the injection drugs users and dialysis patients. Symptoms क्या है? Fatigue, jaundice, nausea, abdominal pain as well as dark urine. And it is often ignored or we can say misdiagnosed. बहुत सी बार या तो इग्नोर्ड होता है या फिर इसको प्रॉपर्ली डायग्नोस किया नहीं गया है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? इन्फेक्टेड ब्लड जो है, दैट इज अनप्रोटेक्टेड सेक्स वगैरह है, अनसेफ इंजेक्शंस है, वर्टिकल ट्रांसमिशन है, दैट इज मदर टू चाइल्ड। तो इस तरीके से वाला वायरस जो है वहां पे ट्रांसमिट हो रहा है। और क्यों उसको कैंसर कॉजिंग वहां पे बोला गया है? क्योंकि कुछ ऐसे आउटकम्स हमको वहां पे मिले हैं कि को इन्फेक्शन इंक्रीजेस लीवर कैंसर बाय द रिस्क बाय 2 to 6 टाइम्स। अगर सिर्फ एचबीवी अलोन होता है और अगर उसके साथ हेपेटाइटिस डी वाला वायरस भी ऐड हो जाता है तो एलोन के कंपैरिजन में 2 से 6 गुना रिस्क बढ़ जाता है लीवर कैंसर का। और लीवर का डैमेज यहाँ पे किस तरीके से है? देयर इज अप टू 75% डेवलप सिरोसिस इन 15 इयर्स। लीवर सिरोसिस बहुत ज्यादा हो रहा है। 15 साल के अंदर वो 75% वहां पे डैमेज कर देता है। अगर सिर्फ हेपेटाइटिस बी वाला वायरस होता तो वो 50% डैमेज करता है, लेकिन उसके साथ अगर डी वाला वायरस भी ऐड हो जाता है तो 75% तक वहां पे डैमेज करता है। और अग्रेसिव प्रोग्रेशन है। इट इज फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट ऑफ fibrosis and liver failure in the younger population. It hijacks HBV's replication machinery, amplifying and oncogenic load वगैरह। और उसकी ट्रीटमेंट में क्या है? तो ध्यान रखना, कोई भी स्पेसिफिक वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है एचडीवी के लिए। जो हेपेटाइटिस बी वाली वैक्सीन है वो भी इन दोनों को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन अगर एक बार हो गया तो उसको हटाने के लिए वहां पे कोई भी ऐसी वैक्सीन अवेलेबल है नहीं। तो बहुत सी जगह वैसे ट्राई वगैरह हो रहे हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ देखा जाए तो कुछ भी है नहीं। और कितने केस अभी तक ये डायग्नोस हुआ है? तो ओनली 13% हेपेटाइटिस बी वायरस एंड 36% ऑफ सी वायरस केसेस हैव बीन डायग्नोस्ड। इतने ही केस अभी तक वहां पे डायग्नोस हुआ है। तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मेजर प्रॉब्लम कि डायग्नोस नहीं हो पा रहा है, पता नहीं चल रहा है कि वाला वायरस आपकी बॉडी के अंदर है, एंड दैट इज द इश्यू। और उसके बाद आज के करंट अफेयर का एक लास्ट टॉपिक, जहां पे रिसेंटली रशिया के द्वारा ये जो आईएनएफ ट्रीटी थी जिसका नाम था इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, उसको वहां पे विड्रॉ कर दिया गया है। यस, द रशिया हैज ऑफिशियली डिक्लेयर इज विड्रॉन फ्रॉम द आईएनएफ ट्रीटी, stating that the western missile deployments now directly threaten security। जो वेस्टर्न डिप्लॉयमेंट्स है वो उसकी सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर withdrawing from this treaty। पहले तो पता होना चाहिए कि ट्रीटी क्या थी। The INF treaty was a landmark arms control treaty जो हुई थी 1987 में बिटवीन यूएसएसआर एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज यूएसए। इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई थी आर्म्स कंट्रोल के लिए। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? दैट इज टू एलिमिनेट एन एंटायर कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल मिसाइल्स that poses an immediate threat to Europe and reduce the risk of nuclear escalations। सिर्फ न्यूक्लियर नहीं, सारे के सारे कन्वेंशनल मिसाइल्स सबको एलिमिनेट करने वाली एक ट्रीटी थी ये वाली। और उसके मेन फीचर्स क्या थे? तो जैसे कि हमने बात की, ऑल ग्राउंड लॉन्च बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स विथ ऑल रेंजेस फ्रॉम 500 to 5500 किलोमीटर्स, उन सबको यहाँ पे बंद करने की बात थी। यहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी बैन करने की बात थी और कन्वेंशनल मिसाइल्स जहां पे न्यूक्लियर नहीं होता है उसे भी बैन करने की बात थी। और एक इस तरीके का सबसे पहला वाला एक प्रयत्न था। इट वाज द फर्स्ट आर्म्स ट्रीटी टू एलिमिनेट एन एंटायर क्लास ऑफ वेपन्स, नॉट जस्ट लिमिट दैम। कोई लिमिट करने की बात नहीं थी, सारे के सारे वेपन्स को दूर करने वाली एक ट्रीटी थी। और इसका ग्लोबल कवरेज उसको मिला था। द ट्रीटी अप्लाइड टू मिसाइल्स डिप्लॉयड ग्लोबली, नॉट जस्ट इन यूरोप। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये वाली चीज वहां पे चली थी। द वेरिफिकेशन मेजर्स क्या थे? इंट्रोड्यूस्ड ऑन साइट इंस्पेक्शंस, एनहांसिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड द ट्रस्ट। और म्यूचुअल डिसआर्मेंट वाला ये वाला पूरा एक प्रोजेक्ट वहां पे था। बट रिसेंटली देखा जाए तो वहां पे रशिया ने इससे कर दी है एग्जिट, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो आर्म्स की जो रेस है उसका रिस्क वहां पे और बढ़ चुका है। ट्रस्ट जो है वो वहां पे दूर हो चुका है। इन द लास्ट एक ट्रीटी जो यहाँ पे बची हुई थी वो 2026 में वहां पे हो जाएगी खत्म। तो कहने का मतलब है कि एक इसके बाद बोल सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर कोई भी ऐसी कोई पर्टिकुलर ट्रीटी नहीं है
जो आर्म्स के कंट्रोल को वहां पे थोड़ा सा रेगुलेट कर रही है, राइट? So that's why we can say the future is uncertain because of this kind of exits. And that is all about today's current affair lecture. That's it. तो आज का डेली का करंट अफेयर हमारा वाला जो लेक्चर है वो यहीं पे कर रहे हैं एंड। जाते जाते आपको वापस एक बार बता दूं, पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर दोनों ब्रांचेस पे नई बैचेस की हुई है शुरुआत। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीक वी आर अबाउट टू लॉन्च सम न्यू बैचेस एज वेल। सो अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं करवाया है तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू कैन फिल अप दैट फॉर्म or else you can also call on this number, right? You can also join our telegram group channel, that is PDG, from the description box. तो वहां से भी आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एज वेल एज ये वाली पीडीएफ भी आपको वहां से अवेलेबल मिल जाएगी। चलिए, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार यहाँ पे जुड़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।